सोलापुर गांव में दो भाई मंगल और गोपू अपनी अपनी पत्नियों और एक बूढ़े बाप के साथ रहते थे। बड़ा भाई मंगल जहां बहुत ही लालची और उसकी पत्नी खर्चीली और धूर्त थी, वहीं उसके विपरीत छोटा भाई गोपू बहुत ही संस्कारी और मेहनती था। उसकी पत्नी भी वैसी ही सीधी और ईमानदार थी। उस बूढ़े पिता ने अपने बचपन में दादा द्वारा दी गई एक पुश्तैनी खजाना कहीं गाड़ा हुआ था, लेकिन अधिक उम्र हो जाने के कारण उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, जिससे वह खजाना गाड़ने की जगह भूल गया था और चाह कर भी उस खजाने को प्राप्त नहीं कर सका। उसका बड़ा बेटा मंगल हमेशा उसे ताने मारता और खाना भी नहीं देता था। एक दिन रोज रोज खाली फ्री में खाने आ जाते हैं। ना कोई शर्म ना कोई लिहाज। उस पुश्तैनी खजाने को कहाँ गाड़ा हुआ है? अगर यह आपको याद रहता तो हम आज गांव के सबसे धनी व्यक्ति होते पिताजी। हाँ, नहीं तो यूं रोज रोज की हाय हाय किचकिच तो ना रहती। हम लोग ऐसो आराम से जी रहे होते, किसी बात की ना कोई चिंता ना फिक्र। हमारी 7 पुश्ते बैठकर खाती। क्या भैया आप भी? जो अपने पास नहीं है उसके लिए पिताजी को क्यों दोष दे रहे हो? हमारे पास 2 बीघा खेत तो है ना, उसी में दिन रात मेहनत कर हम खूब धन कमाएंगे। क्यों पिताजी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। खेती कर कर आज तक कोई अमीर बना है छोटे, जो हम ही बनेंगे? हाँ। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और बूढ़े की तबीयत भी बिगड़ने लगी। वह दिन भर खाट पर पड़े पड़े खांसता रहता। एक दिन मंगल की पत्नी मंगल से कहती है, सुनिए जी, पिताजी बस अब कुछ ही समय के मेहमान हैं, इनसे जल्द ही वह सारे खेत अपने नाम करवा लीजिए। देवर जी ने अपनी टांग अड़ा दी तो खजाने की तरह यह खेत भी आपके हाथ से चले जाएंगे। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। गोपू बहुत मेहनती है। वह खेत ना रहने पर भी कहीं न कहीं से पैसे कमा ही लेगा। लेकिन मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता। मंगल अपने वकील को रिश्वत देकर प्रॉपर्टी के कागजात बनवाता है और गोपू और उसकी पत्नी के ना रहने पर अपने बूढ़े पिता के पास जाता है। पिताजी, मेरे प्यारे पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है पिताजी? अभी तो तबीयत ठीक नहीं है बेटा, लेकिन मेरे मरने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं अब बस कुछ ही समय तक तुम लोगों के ऊपर बोझ बनकर रहूंगा। उसके बाद तुम सब मेरे भार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। ऐसा मत कहिए पिताजी, अभी तो आपको 100 वर्षों तक जीना है। वह सब छोड़ो भाग्यवान। पिताजी को ज्यादा बोलने में तकलीफ होती होगी, इसलिए हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्यों पिताजी, मैंने सही कहा ना? मुद्दे की बात? कैसे मुद्दे की बात मंगल बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, यह आपकी प्रॉपर्टी के कागजात हैं। आपके जाने के बाद किसे क्या मिलेगा यह अभी तय हो जाता है तो हमें और गोपू को बाद में कोई परेशानी नहीं होती। आप तो समझते ही होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा किया बेटा, जो तुम स्वयं कागज तैयार करवा कर लेते आए। मैं इसी के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस जर्जर शरीर से उठा ही नहीं जा रहा। वैसे क्या लिखा है इसमें मंगल बेटा? इसमें यही लिखा है कि आपके जाने के बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे, जिसमें से एक हिस्सा मेरा और दूसरा गोपू का। मैंने सही लिखवाया ना पिताजी? बिल्कुल सही लिखवाया बेटा। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही लिखवाता। लाओ, मैं दस्तखत कर देता हूँ। बूढ़ा उस कागज पर दस्तखत कर देता है, जिससे मंगल का षड्यंत्र सफल हो जाता है और वह सारी संपत्ति का मालिक बन जाता है। तभी गोपू और उसकी पत्नी खेत से वापस आते हैं। अब आपकी कैसी तबीयत है पिताजी? गोपू बेटा, तुमने और छोटी बहू ने जीवन भर मेरी खूब सेवा की। उसके लिए मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं?
समझ नहीं आता। यह तो हमारा फर्ज था पिताजी, इसमें धन्यवाद कैसा। अगर एक बेटा बहू ही पिता की सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तुम बिल्कुल मेरे गोपू की तरह ही समझदार हो बहू। खैर, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मेरा आशीर्वाद तुम चारों के साथ सदा रहेगा। गोपू बेटा, मैंने तुम्हें कुछ दिया है, वह तुम अपने बड़े भाई मंगल से ले लेना। बूढ़ा उसी समय मर जाता है। गोपू और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगते हैं। वहीं मंगल और उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं। कुछ दिनों बाद ए गोपू, अब तुम मेरे इस खेत में काम नहीं कर सकते। यह खेत अब मेरा है। तुम अपना और अपनी पत्नी का ठिकाना कहीं और जाकर खोज लो। क्या? कहाँ भैया? लेकिन पिताजी ने तो हम दोनों को बराबर बराबर ही खेत दिए होंगे ना। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह खेत केवल आपका है? केवल यह खेत ही नहीं छोटे, घर भी मेरा ही है। पिताजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। गोपू जब यह सुनता है तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। क्या? आप क्या बोल रहे हैं भैया? आपको पता भी है? मैं सही बोल रहा हूँ छोटे। पिताजी ने अपनी संपत्ति में से तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। सब कुछ मेरे नाम ही लिखा है। तुम चाहो तो जायदाद के इस कागज को स्वयं देख सकते हो। मंगल गोपू को वही बूढ़े के हस्ताक्षर वाली प्रॉपर्टी के कागजात दिखाता है। यह देखकर गोपू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पिता की उसने जीवन भर निस्वार्थ सेवा की है, वह पिता उसे उसकी सेवा का यह फल देंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। चलो छोटे, अब तुम जल्दी से मेरे घर और मेरे खेत को खाली कर कर कहीं और चले जाओ। अब यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ मेरा ही है, केवल और केवल मेरा। क्या आप मुझे घर से निकाल देंगे भैया? देखो छोटे, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर महीने 5,000 किराया देना होगा। बोलो, मंजूर है? क्या? अपने ही घर में किराया? तुम फिर भूल गए छोटे, तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है। ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। गोपू मुंह लटकाए हुए दुखी चेहरे के साथ घर आता है, जहां उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ जी, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या पिताजी की याद आ रही है? हाँ भाग्यवान, पिताजी की बहुत याद आ रही है, लेकिन अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए। मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति मंगल भैया के नाम कर दी है। अब हम अपने ही घर में किराएदार हो गए हैं, लेकिन उतने पैसे मैं लाऊंगा कहाँ से? अब तो खेत भी क्या हुआ खेत को? अब तो खेत भी हमारे नहीं रहे, वह भी अब मंगल भैया के ही हैं। हमारी वर्षों की सेवा का हमें यह फल मिला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। जिस मंगल भैया ने उन्हें एक एक रोटी के लिए तरसाया और हमेशा उन्हें अपमानित किया, उनको सारी संपत्ति दे दी, और जिन्होंने हमेशा उनके पाँव के नीचे अपना सिर रखा, उन्हें दर दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं सपने में भी ऐसा नहीं मान सकती। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है भाग्यवान। पिताजी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यह सब आपके अधिक सीधेपन का नतीजा है। जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, टेढ़ों को छोड़ दिया जाता है। आप चिंता मत करिए जी, मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर माजरा क्या है। मंगल की पत्नी यह सब कमरे के बाहर छुपकर सुन रही थी। वह दौड़ी दौड़ी मंगल के पास जाकर कहती है, सुनिए जी। हाँ बोलो, अब क्या हुआ भाग्यवान? अब किसकी जायदाद अपने नाम लिखवानी है? हाँ, उन्हें हमारे छल पर शक हो रहा है। आप जल्दी कुछ करिए,
नहीं तो मुंह को आया हुआ निवाला पेट में पहुंचने से पहले ही हमसे छिन जाएगा। जरूर छोटे की उस चालाक पत्नी ने यह शक छोटे के मन में डाला होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बुद्धि कुछ जरूरत से ज्यादा ही है उसके पास। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उसी चुड़ैल से हमारा सुख देखा नहीं जाता, लेकिन मैं भी उससे कम नहीं हूँ। हाँ, कहे देती हूँ, अब की बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मुझे क्या करना चाहिए भाग्यवान? आप एक काम कीजिए, हमारे घर की वह पीछे वाली ऊबड़ खाबड़ बीहड़ जमीन देवर जी को दे दीजिए। उससे क्या होगा भाग्यवान? अगर उसे कुछ नहीं दिया गया तो वह दिन रात इसी के बारे में सोचता रहेगा और हमारा छल जान जाएगा। इस तरह वह और उसकी चुड़ैल पत्नी अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे और उन्हें यह सब सोचने समझने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। वह भाग्यवान, क्या तरकीब निकाली है! तुम्हारी बुद्धि भी छोटे की पत्नी से कम नहीं है। मंगल ने गोपू को अपने घर के पीछे की एक बीहड़ ऊबड़ खाबड़ जमीन दे दी। गोपू ने दिन रात मेहनत करके थोड़े ही दिनों में भूमि को समतल बना दिया और उसमें सरसों की खेती करने लगा। कुछ दिनों बाद उसमें पीले पीले सुंदर सरसों आने लगे। सरसों निकलते वक्त, अरे देखो भाग्यवान, हमारे सरसों में सोने लगे हुए हैं। यह क्या जी, सोने की सरसों? मैंने तो ऐसा ना कभी देखा ना सुना। हमारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर जरूर भगवान ने ही इन फूलों पर सोना छिड़का होगा। मुझे तो लगता है इस जमीन के अंदर जरूर कहीं सोना गड़ा होगा, वही इस सरसों में लगकर ऊपर आ गए होंगे। अच्छा, ऐसा क्या? आप इस जमीन की खुदाई कीजिए, जरूर इस जमीन के अंदर सोना गड़ा होगा। गोपू ने वहां जमीन खोदना चालू कर दिया और कुछ ही गहरा खोदने पर उसे एक सोने से भरा हुआ बड़ा सा मटका मिला, जिसमें ढेर सारा सोना चांदी भरा हुआ था। अरे भाग्यवान, देखो मुझे क्या मिला! इतना ढेर सारा खजाना! इतने सोने चांदी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे हैं। यह जरूर पिताजी द्वारा गाड़ा गया खजाना होगा, जो वह गाड़ कर भूल गए थे। यह हमारे ही भाग्य में था, इसलिए ऊपर आने में इतनी देर लगा दी। बिल्कुल ठीक कहा भाग्यवान, नियति ने हमें इस खजाने तक पहुंचाने के लिए ही इतने दुख दिए थे। इसलिए कहा गया है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मंगल को जब इस खजाने के बारे में पता चला तो उसकी नींद ही उड़ गई। वह गोपू से आकर बोला, क्या मुझे वह सब बोलते वक्त आप परेशानी में थे भैया? मुझे तो नहीं लगा। हाँ, तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो छोटे। खैर मेरे प्यारे भाई, यह बताओ कि तुम मुझे इस खजाने में से कितना दोगे? आधा आधा बांट लो, या एक काम करो, तुम 75% रख लो, मुझे सिर्फ 25% ही दे दो। मैं उतने में ही खुश रहूंगा। जल्दी बोलो छोटे, मुझसे अब रहा नहीं जाता। इस खजाने में से आपको उतना ही दूंगा भैया, जितना आपने मुझे पिताजी के प्रॉपर्टी में से दिया था, अर्थात कुछ भी नहीं। मंगल आश्चर्य से बोलता है, क्या तुम अपने बड़े भाई को कुछ भी नहीं दोगे छोटे? यह खजाना तो पिताजी का है, इस पर हम दोनों का हक है। बूढ़े पिता की बीमारी का फायदा उठाकर उनसे दस्तखत कराने वाले हक की बात ना करें तो अच्छा ही रहेगा। मतलब मैं सब जानता हूँ भैया। मुझे वकील ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे आपने पिताजी से धोखे से प्रॉपर्टी के कागजात पर दस्तखत कराकर मेरे हिस्से के अधिकार को भी हड़पा है आपने। मुझे क्षमा कर दो छोटे, मैं लालच में पड़ गया था। अब आगे से ऐसी गलती सपने में भी नहीं करूँगा। मैं आपको बचपन से जानता हूँ भैया, आप अपने लालच को कभी नहीं छोड़ सकते। यह खजाना अगर मैं आपको दूंगा तो आप इसका दुरुपयोग करेंगे, जबकि मैं इसे पिताजी के सपने को पूरा करने में लगाऊंगा और अपने इस सोलापुर गांव को समृद्ध और सुविधायुक्त बनाऊंगा। मंगल निराशा और शोक से भरकर वहीं गिर पड़ता है। पुश्तैनी खजाना मिलने के बाद गोपू और उसकी पत्नी गांव में सबसे धनी व्यक्ति बन जाते हैं और सुखपूर्वक रहने लगते हैं।
उन्होंने अनेकों स्कूल और अस्पताल भी खुलवाए। वहीं दूसरी ओर मंगल अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता रहता और अपनी पत्नी से उसके द्वारा गलत सलाह देने के कारण झगड़ता रहता।